आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th की विज्ञान का सेकंड चैप्टर जिसके राइटर हैं आनंद यादव और जिसका नाम है जूझ। जूझना शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जूझना से परिचित हैं। जूझना मतलब संघर्ष करना। तो ये कहानी भी जूझ जो है वो एक बच्चे की कहानी है जो संघर्ष करता है किस चीज़ के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, पढ़ने के लिए, जबकि उसके पिताजी इसके विरुद्ध रहते हैं। बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है जो आप लोगों के साथ है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके माता पिता चाहते हैं कि आप पढ़ें और आपको वो एक सज़ा लगती है। बहुतों को, सभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुतों को। और जिसको वो चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इतना हम सभी जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, है ना। दादा मतलब पिताजी को यहाँ पे कहा गया है। दादा से डर लगता था ये कहने कि मैं पढ़ने जाऊंगा। यदि ऐसा कहूँ तो दादा कहीं हड्डी पसली एक न कर दें, इतना डर था बच्चे को अपने पिता से। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। बच्चा क्या करता था? खेत में काम करता था और वो जानता था कि इस खेती किसानी से उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए वो क्या चाहता था, जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। समय के साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है ना। और अब वो आमदनी नहीं होती है जो पहले होती थी, है ना। चाहे रीज़न जो भी हो, यहाँ पे बोले जो दादा के समय था वो अब पिताजी के समय नहीं है, तो जो पिताजी के समय था वो मेरे समय नहीं रहेगा। तो कुल मिला के इस खेती बाड़ी से कुछ मिलना नहीं है। तो लड़का यह सोचता था यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है, गड्ढे में नुकसान ही है ना। तो पढ़ जाऊँगा तो नौकरी कर लूँगा, लग जाएगी और 4 पैसे हाथ में रहेंगे। विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। विठोबा जिसको वो बड़ा भाई मानता है, सोचता है कि वो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करते हैं। मैं भी कुछ पढ़ लिख जाऊंगा तो नौकरी करूंगा और हाथ कुछ पैसे लगेंगे। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार उस बच्चे के मन में चलते रहते थे, लेकिन वह इस बात को अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। क्यों? क्योंकि वो उसे डर था कि पिताजी कहीं उसकी हड्डी पसली एक न कर दें। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने पर का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू समझते हैं? अभी तो कोल्हू अलग हो गया है, मशीनों से भी चलता है। पुराने समय में या कुछ साल पहले तक कोल्हू जानवरों के द्वारा चलाया जाता था और कोल्हू में जिसका रस निकालना है उसको डाल करके जानवर के माध्यम से उसको घुमाया जाता था और उसका रस निकलता था। चाहे तेल निकालना हो या गन्ने का रस निकालना हो, ये विधि अपनाई जाती थी। तो क्या बोलता है, जब दिवाली बीत गई तो गन्ना कटता है और ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। तो कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। जब बाज़ार में गुड़ नहीं आया है और उस समय आप यदि गुड़ बेचते हैं, ईख पेर के क्या करेंगे? ईख से रस निकालेंगे तो गन्ना जूस थोड़ी बेचेंगे, है ना। तो उससे क्या करेंगे, उस गन्ने के रस का पका करके और गुड़ बनाया जाता है। तो उस गुड़ को जब मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप बेचेंगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन जब समय के साथ सब के सब सारे किसान अपना गुड़ बेचने आएंगे तो कौन सा बिकेगा? जिसकी क्वालिटी अच्छी है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है यदि ईख को मतलब मार्केट में बाकी लोगों का गुड़ आने से पहले पेरा जाए। यह उनकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। कंपटीशन बढ़ जाता।
बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है, क्योंकि उसका पानी सूख जाता है, रस गाढ़ा हो जाता है, तो जो रस निकलता है उसका गुड़ ज़्यादा बनेगा, है ना। पकाते हैं तो यदि रस गन्ने में पानी ज़्यादा है तो पानी एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा और गुड़ कम बनेगा। इस बच्चे के पिता क्या मानते हैं कि यदि गन्ने कोल्हू पहले चलाया जाए और गुड़ बेचा जाए तो कंपटीशन कम है, इसलिए रेट अच्छा मिलेगा। जबकि कुछ किसान मानते हैं कि गन्ना थोड़ा सा अच्छे से खेत में ही पक जाए, है ना, तो उसकी जो रस होगा उसमें पानी कम होगी और उसके कारण उससे गुड़ अधिक निकलेगा। देर तक खड़े रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम इससे जल्दी निपट गए ना। काम जल्दी शुरू हुआ और जल्दी ख़त्म भी हो गया। आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। दीपावली के समय तक ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। गोबर ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानवर, पशु, है ना, तो पशु का जो गाय है, भैंस है, उनका जो गोबर है उसको यूज़ के लिए कंडे बनाया जाता है। तो माँ धूप में कंडे थाप रही थी और मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो मैंने अपनी माँ से ये बात छेड़ दी कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। बरहेला सुअर, जंगली सुअर, है ना। जंगली सुअर आक्रामक होते हैं, तो माँ अपने पति के लिए या बच्चे के पिता के लिए ही कहती है कि यदि पढ़ने लिखने की बात करो तो वो तो जंगली सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मतलब खेती के सभी काम बीत गए थे, है ना। ईख का काम भी ख़त्म हो गया था, फसल कट चुकी थी। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ। कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से, है ना। तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। दत्ताजी राव कौन है? दत्ताजी राव उस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना। गांव में होते हैं ना कुछ लोग जिनकी बात कोई भी मानता है, उनकी इज्जत होती है और उसके कारण लोग उनकी बात को मानते हैं। तो बच्चे में हिम्मत नहीं है कि वो पिता से कह सके, बच्चे की माँ में भी हिम्मत नहीं है कि वो इस बात को अपने पति से कह सके या उसको मना सके। तो बच्चा क्या सजेस्ट करता है कि दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह, है ना। और आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। हम लोग तो नहीं समझा सकते, वो समझा सकेंगे। ठीक है, चलेंगे, माँ ने कहा। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ को विश्वास नहीं था, है ना। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। विश्वास नहीं था कि दत्ताजी राव भी उस पिताजी को मना पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन रखने के लिए माँ तैयार हो गई। लेकिन मेरी तड़पन वह समझती थी, बच्चे को माँ समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। रखमाबाई कौन है? उस क्षेत्र के जो भी यहाँ पे उसके पिता का एक चरित्र उभर कर आता है। उसके पिता का चरित्र अच्छा नहीं है, है ना।
वो जो बाजारू औरतें होती हैं उनके पास अपना समय बिताता है और इसके कारण वो खेती में हाथ नहीं लगाता। फ्री रहेगा तब तो घूमेगा, और इसके कारण उसने घर का, खेती का पूरा जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर सौंप दिया है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करा दिया है और मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह से। देख। उड़ते उड़ते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, मतलब 1-2 महीने में परीक्षा है। अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली, दोहराई मतलब रिवीज़न, यदि मैं पढ़ाई की दोहराई कर लूँ तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। बच्चा 5वीं पढ़ा था लेकिन परीक्षा नहीं दिया था, तो फिर से 5वीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि अब परीक्षा का टाइम आ गया, लेकिन यदि मैं 2 महीने भी स्कूल चला जाता हूँ और रिवीज़न कर लेता हूँ तो मैं पास होने लायक पढ़ लूँगा। इस तरह मेरा साल बर्बाद नहीं होगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम भी नहीं है, है ना? अब मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा, लड़के को दत्ता जी राव ने कहा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा कि माँ अकेली आई थी साग भाजी देने, है ना? मत बताना कि हम दोनों आए थे और आपसे ये सारी चर्चाएं की। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तो उससे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, दत्ता जी राव उस बच्चे से कहते हैं। डरना मत। नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया। शाम को ही दोनों माँ बेटा गए थे। जब वो आ गया और 1 घंटे बाद पिताजी वापस आए उसके, तो मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, बहाने से भेजना चाहती है। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही, है ना? दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। दत्ता जी राव गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो उसके बारे में पूछ रहे थे, ये उसके सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने मतलब खाने भोजन के लिए बुलाया है। दत्ता जी ने कहा था ना कि पिताजी के कुछ देर बाद तू भी आ जाना, तो बच्चे को वहाँ कैसे भेजे? तो यहाँ बहाना करती है माँ कि जा पिताजी से कहना कि माँ ने खाने बुलाया है। अच्छा, मैं पहुँचा, मैं मतलब लेखक, वो बच्चा। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, है ना? वो तो बोले ही थे, उनको तो प्लानिंग पता ही थी। क्यों आए रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वो मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतन आपा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा के से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मतलब खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किसी तरह खुद गांव भर के में खुले सांड की तरह घूमता रहता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है।
ये है उसके पिता का चरित्र। ये सब उन्होंने उसे सुनाया, उसे अच्छी फटकार लगाई। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगा कर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वे काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। उसके पिता की अच्छी खबर ली दत्ताजी राव ने, है ना। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? चाहे जैसी। यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। बच्चे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है उसका पिता। खेती और घर के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? दत्ताजी राव ने कहा। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटाख पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। है ना, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। पूरी प्लानिंग तो पहले से थी ही, है ना। अब ये सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, है ना। ना पास मतलब फेल नहीं हुआ है कभी। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ पाया। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल पा रहा था। दत्ताजी राव के सामने उसका कोई बस नहीं चल पा रहा था। खाने खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। क्या वचन? पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना है चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना है, मतलब खेती के काम में भी कमी नहीं है ना। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर मतलब पालतू जानवर। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर होना पड़ेगा, है ना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। क्या विद्यालय जाने को मिलेगा, पाठशाला जाने को मिलेगा? हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बैरिस्टर नहीं होने वाला है तो। बैरिस्टर मतलब वकील, जज, है ना। बैरिस्टर नहीं होने वाला है तो। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, क्योंकि उसको तो गुस्सा आ रहा था और मना भी नहीं कर पा रहा था, तो बड़बड़ा रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा, क्योंकि अब जो भी हो तो मेरे मन का रहा था। तो रोते रोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल नहीं रहता था, है ना। अब बच्चे को पाठशाला जाना था और मौका मिला तो ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 तक पिसते रहने की से छुटकारा मिला, है ना। अभी तक बिना मौसम चाहे कुछ भी हो, कितना भी विपरीत हो, आपको खेती में जुटे रहना है। तो 11 से 5 जब आप विद्यालय में हो, पाठशाला में हो, तब तो आप खेती से बचे ना, इन सब कामों से बचे। तो उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए।
फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी क्योंकि उसने एग्ज़ाम नहीं दिया था। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया। पिछले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था, है ना। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी उसके परिचय का नहीं था जो उसे पहचानता। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, 1 साल का गैप भी हुआ था, है ना। तो मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। देखो, अभी तक इंटरेस्ट था कि स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाने के बाद जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अब उसके साथी कोई नहीं थे, है ना। उससे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जिनको वो अपने से कम अक्ल समझता था। अब उनके साथ बैठना था और उनके साथ एडजस्ट करना था, तो मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था, जो मेरी पुरानी किताब कॉपी थी। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर को संभाले हुए बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। खेत से आया था तो धोती और गमछा मटमैली हो गई थी। देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, बच्चे ने सोचा अपने मन में। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और पड़ जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा। अभी तक जहाँ जाने के लिए इतनी रुचि थी, अब वहाँ जाने में डर लगने लगा। रणन वाले मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में जो ब्रेक बोलते हैं, है ना, बीच की छुट्टी में मेरे धोती की काछ उस लड़की ने 2 बार खींचने की कोशिश की। काछ मतलब जो पीछे धोती पहनते तो पीछे साड़ी धोती में खोसते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं काछ। तो उसने 2 बार मेरे धोती की काछ खोलने की कोशिश की। बदमाश बच्चा था तो लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं, है ना। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। अच्छा, अपने पापा से शिकायत भी तो नहीं कर सकता है ना। कितने रिक्वेस्ट से, कितना जतन से तो यहाँ पहुँचा है। नहीं जाऊँगा ऐसी पाठशाला, मन में विचार आ रहा था। इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे।
मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन 2 साल का गैप आया और वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूंक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उससे वे अपने पास बुलाकर समझाते देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उससे वहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, तो स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। जो बसंत पाटिल था, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उससे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था उम्र में। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए, है ना। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया हूँ और मिलना नहीं है। मुझे सिर्फ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा, है ना। मेरा भी अब रुतबा बढ़ा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों को इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। न वा सौंदलगेकर मास्टर जी का शॉर्ट फॉर्म नाम है ना। मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। उस कविता में, उस मराठी में रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। कंठस्थ मतलब याद थी, जुबानी याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाबा बोरकर, भारतांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। संस्मरण अपनी यादों को, जो उन कवियों के साथ मिलकर उनकी यादें थी, उसको हमारे साथ शेयर करते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते थे।
ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। भान मतलब ज्ञान। मैं भी उसमें खो जाता था, डूब जाता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था, उसका आनंद लेता रहता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, ढोर मतलब पालतू जानवर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था कि शर्म आए, है ना। तो मैं आराम से उन सारी चीज़ों को दोहरा सकता था जो मुझे मास्टर जी का अच्छा लगता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब भर गई हैं इसका भान ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता था ना, भान ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती थी। जिस सुरताल में वो पढ़ते थे उसी सुरताल में मैं दूसरी कविताएं भी पढ़ता था, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था, है ना। जब पहले मैं जानवरों को चलाता था, पानी लगाता था या दूसरे काम करता था तो अकेलापन लगता था। लेकिन अब किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था उस समय। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। कविताओं की रचना करता था, उसे दोहराया करता था, अपने फ्री होकर के एक्टिंग किया करता था, है ना। तो मैं अपने आप में ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थूई थूई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काड़ेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरते पांढरी गाया धरणीवरी, मराठी की कविता है ना, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद के में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलवा कर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। बच्चे की जो प्रतिभा थी वो निखर रही थी। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके पास थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे, है ना। जैसे मैं उन्हें देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, ऐसा लगने लगा। खुद सौंदल गेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि जो कविता का, देखो ये बच्चा कैसे लिख पढ़ रहा है ना। तो ढोर चराते हुए भी उसको एंजॉय करता था कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फैसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता। जब अचानक कोई भाव आ जाता, तो बंदी आती, तो क्या करता, अपने पास हमेशा एक पेपर और पेन रखने लगा, है ना। और यदि यह नहीं होता तो जो लकड़ी वगैरह वहाँ पड़ी रहती तो उससे
ही भैंस की पीठ पर, जानवर की पीठ पर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता, जब याद हो जाती तो उसको साफ कर देता, पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता है। जब नया कुछ करो तो उसको दिखाने की इच्छा होती है ना, तारीफ पाने की इच्छा होती है, तो सुबह का इंतज़ार नहीं होता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं, है ना। जिस ढंग से उन्होंने कविता सुनाई मुझे लगता है कि मैं भी इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदल गेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उससे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। ये मराठी लेखक की कहानी होगी या उसका अपना संस्मरण है, जिसका अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने, है ना। इस तरह से ये कहानी कंप्लीट हुई। कहानी का नाम था जूझ। आपने देखा कि वह बच्चा अपने जीवन में किस तरह से जूझता है और खेती किसानी से बाहर निकलकर जो वो चाहता है उसको वो प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।